हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूकेपीएससी द्वारा दिया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि फुली सॉल्व्ड है और साथ ही आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल भी देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको एक दो क्वेश्चन और यहाँ पर जानने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि इनका क्रम क्या है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे मौर्य वंश। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल यहाँ पे दी गई है। देखो, दिए गए विकल्पों में से सबसे पुराना जो राजवंश है वो मौर्य वंश है, जो कि 332 ईस्वी से 185 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, मौर्य वंश के बाद कौन आया? कुषाण वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश की स्थापना हुई। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। और तथा इस वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था वो था अशोक। तो ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है कि मौर्य वंश का शक्तिशाली शासक कौन था, तो अशोक इसमें राइट आंसर होगा। अब देखिए, अब हम नीचे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सा गुलाम वंश का नहीं था। तो अब इन चारों में बताना है कि कौन गुलाम वंश का नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी। देखो, लोदी से पता चल जा रहा है कि ये लोदी वंश का है, तो राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। देखो, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। वह सिकंदर लोदी का पुत्र था। 1526 में हुई पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी ने को बाबर से पराजित हो गया था। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया था कि 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानी पिलाया। इस तरह की ये ट्रिक है। ठीक है, और फिर पानीपत का जब दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। उसमें क्या हुआ था? उसमें बाबर ने किसको खाना खिलाया था? राणा सांगा को खाना खिलाया था। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अब देखो, नेक्स्ट यहाँ पे है कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। तो यहाँ पर बता रखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश भी गौरी का ही गुलाम था। बलबन किसका था? बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन जो था वो इल्तुतमिश का गुलाम था। अतः ये तीनों ही क्या है? गुलाम वंश के शासक हैं। तो राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का शासक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। विजयनगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। याद रखना, विजयनगर के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। यह दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू राज्य था। इसकी स्थापना की प्रेरणा हरिहर और बुक्का को संत विद्यारण से प्राप्त हुई। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी थी। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? हम्पी। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? अब इनकी ना हमें मकबरे याद होने चाहिए। कुछ जो शासक हैं उनके, सम्राटों के मकबरे पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो देखो, सम्राट जहांगीर का जो मकबरा था वो लाहौर में था। ठीक है, सम्राट जहांगीर 1650 में पैदा हुए और 1627 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो किसके पुत्र थे? अकबर के पुत्र थे। अकबर का बेटा जहांगीर था। ठीक है, तो सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। जहांगीर की मृत्यु 7 नवंबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर हुई थी। उसे लाहौर के निकट शहादरा में दफनाया गया। अब देखो, आपको जहांगीर का याद हो गया होगा कि जहांगीर का मकबरा था लाहौर में, और बाबर का कहाँ था? काबुल में। ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाबर का काबुल में। अकबर का कहाँ था? सिकंदरा में। शाहजहां का कहाँ है? आगरा में। शाहजहां, क्योंकि ताजमहल है वहां और वहीं उसका मकबरा भी है, तो शाहजहां का आगरा में हो गया। औरंगजेब का बिल्कुल उसके नाम के अकॉर्डिंग है औरंगाबाद में। ठीक है, ये याद रखना, आप नोट कर लेना। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की। तो मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति करी? जहांगीर के। अब देखो, इसका डिटेल देख लो। मुगल चित्रकला ने सर्वाधिक उन्नति जहांगीर के समय में की। जहांगीर ने हेरात के आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की, तथा उसने छवि चित्रों यानी कि छाया चित्रों, प्राकृतिक दृश्यों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया था। जहांगीर मुगल चित्रकला, जो जहांगीर था उसके शासनकाल में ही मुगल चित्रकला में उन्नति हुई थी। जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन कौन रहे? फारूक बेग,
दौलत, मनोहर, बिसंदास, मंसूर, अबुल हसन जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र चाहे वो किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाया गया है। देखो उन्होंने अपनी आत्मकथा में बोला था कि चाहे कोई भी चित्र मृतक व्यक्ति ने बनाया हो, यानी कि मरे हुए व्यक्ति के द्वारा बनाया गया हो या फिर जीवित, ठीक है, अतिशयोक्ति टाइप का बोला इन्होंने, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार ने बनाया है। ठीक है, बाबर के पुत्र हुमायूं ने फारस और अफगानिस्तान के अपने निर्वासन के दौरान चित्रकला की नींव रखी थी। तो इतना आपको पता होना चाहिए मुगल चित्रकला शैली के बारे में। अब देखो 6th क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक थे। भगवद गीता का नहीं पूछा है, भगवद गीता रहस्य इस पुस्तक के लेखक बताने हमको। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ये बुक लिखी है और इसकी डिटेल देखें तो बाल गंगाधर तिलक ने श्रीमद् भगवद गीता रहस्य तथा आर्कटिक होम ऑफ आयरन, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आर्कटिक होम ऑफ आयरन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक का एक प्रसिद्ध नारा क्या है? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। वे गरम दल के नेता थे। उन्होंने लोगों में क्रांतिकारी विचार उत्पन्न करने तथा राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार प्रसार करने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत की थी। याद रखना कि गंगाधर तिलक ने ही गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने की शुरुआत करी। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति का हेतु है। यानी कि उषा मेहता को क्यों जाना लगा, तो मतलब उषा मेहता की जो ख्याति थी वो क्यों होने लगी थी? उस वक्त क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में कांग्रेस के गुप्त रेडियो का उन्होंने संचालन किया था। ठीक है, उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो का प्रसारण किया। उन्होंने 1942 में भूमिगत नेताओं के साथ मिलकर सक्रियता से भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, इसीलिए उनको ख्याति प्राप्त हुई थी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था। अब बताना है श्रीदेव सुमन क्यों लड़ रहे थे उस वक्त? अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन, टिहरी राज्य में वंशानुगत शासन, गोरखों का आक्रमण, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन को। ठीक है, इस चीज के लिए श्रीदेव सुमन उत्तराखंड में लड़ रहे थे, क्योंकि श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आंदोलन किए। उनका जन्म कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल की पट्टी बमुंड जौल गांव में 12 मई 1915 को हुआ था। इन्होंने दिल्ली में देवनागरी महाविद्यालय की भी स्थापना की। 1930 में 14 वर्ष की आयु में इन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया और 15 दिन की जेल भी काट के आए। ठीक है, और इन्होंने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और उनसे टिहरी की स्वतंत्रता के लिए 25 जुलाई 1944 ईस्वी को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये थे शहीद श्रीदेव सुमन। ठीक है, इनको उत्तराखंड के सभी लोग जानते ही होंगे और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ये वाला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके पश्चात किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो ऐसी कौन सी शक्ति थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पुर्तगीज। भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा। क्यों रखना पड़ा? आपको पता ही होगा कि जो पुर्तगाली थे वो सबसे पहले कब आए थे? 1458 में। ठीक है, 1498 में आए थे। तो 1498 में आने के बाद वो सबसे लास्ट में गए, मतलब अंग्रेजों से सभी से वो लास्ट में हमारा भारत देश छोड़कर गए। कब गए? 1961 में। ठीक है, याद रखना आप 1961 में वो गए थे। नीलगिरी पर्वतमाला माउंटेन रेंज किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब इसका थोड़ा डिटेल देख लेंगे कि जो नीलगिरी पर्वतमाला है वो पूर्वी घाट पश्चिम घाट के मिलन स्थल पर है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, पता ही है। इसका सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा है। यह दक्षिणी भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ऊटी या उटकम्मक नीलगिरी में ही स्थित है। ऊटी का नाम आपने सुना होगा, बहुत लोग यहाँ टूरिस्ट प्लेस में घूमने जाते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करते ही जो गंगा का नाम होता है वो क्या पड़ जाता है? पद्मा। गंगा की धारा बांग्लादेश में फरक्का के बाद प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा कहा जाता है।
आगे चलकर चंदनपुर में पद्मा ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, जहाँ इसे मेघना या फिर जमुना कहा जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो लुधियाना, पंजाब का लुधियाना स्थान जो है वो हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अन्य औद्योगिक नगर कहाँ कहाँ हैं? पटियाला, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, कपूरथला और भटिंडा। ठीक है, ये हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, चंद्रग्रहण कब होता है? तो मतलब हमें चंद्रग्रहण की स्थिति बतानी है कि चंद्रग्रहण किस स्थिति में होता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे सन है, यहाँ पे आपका मून है और बीच में आपका क्या है? अर्थ। जब भी सन और मून, सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, जो सूरज की रोशनी होती है वो मून पर नहीं पड़ पाती, तो इस वजह से चंद्रग्रहण होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और देखो जब सूर्य ग्रहण होता है तब कैसा होता है? सूर्य ग्रहण में सन और अर्थ, सूरज और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, जिससे सूरज की रोशनी कहाँ नहीं पड़ पाती? पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती, इसलिए उस दिन हमें सूरज नहीं दिखाई देता और सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो याद रखना इस तरह की स्थितियां बनती हैं और यहाँ पर भी पूरी डिटेल में यही समझाया गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? हमें बताना है कि प्लेनेट कौन सा नहीं है। तो देखो मार्स, मंगल तो ग्रह है, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी भी ग्रह है, बुध भी ग्रह है, तो कौन सा ग्रह नहीं है? मून। तो मून है क्या? मून एक उपग्रह है। तो ग्रह के अंदर उपग्रह होते हैं। किसी प्लैनेट में एक उपग्रह, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह है जो कि चंद्रमा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रह भी होते हैं जहाँ 6-6, 7-7, 8-9 इतने उपग्रह होते हैं, मतलब कि एक ही प्लैनेट के अंदर 6-7 मून्स होते हैं। ठीक है, अब देखो व्याख्या इसकी देख लेते हैं। चंद्रमा ग्रह नहीं है बल्कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ग्रह होने के लिए निम्न दशाओं का पाए जाना जरूरी है। तो देखो ग्रह की परिभाषा एक तरह से यहाँ पे देख लो कि ग्रह, किसी भी चीज को ग्रह कब कहा जाता है? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, जैसे कि पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वे गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, क्योंकि पृथ्वी कैसी है? गोल है और गुरुत्वाकर्षण है, तभी हम जमीन पर टिके हुए हैं। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि जो मून होता है उसके आसपास बहुत सारे तारे होते हैं, तो खगोलीय पिंड बहुत सारे हैं उसके पास, इसलिए उसको उपग्रह कहा गया है, वरना उसको क्या कहा जाता? ग्रह कहा जाता। उल्लेखनीय है कि ग्रहों की यह परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संस्थान के प्राक सम्मेलन में निर्धारित की गई। इसी परिभाषा के आधार पर यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया था। ठीक है, जो यम था उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो पहले हमारे पास 9 ग्रह थे, लेकिन अब यम हट गया है क्योंकि वो इन जो भी सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं, तो इनको वो नहीं पूरा कर पा रहा था। तो अब हमारे पास ग्रहों की संख्या 8 ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति या फिर मंगल? तो फ्रेंड्स शनि यानी कि सैटर्न जो होता है सबसे अधिक समय लेता है। कितना समय लेता है? देखो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन, और शनि कितना लेता है? 29, मतलब कि 29.5 वर्ष लेता है। पूरे साल लगा देता है, मतलब कि एक तरह से 30 साल का समय ले लेता है, जबकि पृथ्वी क्या करती है? सिर्फ 1 साल में घूम लेती है। बृहस्पति 12 वर्ष लेता है। मंगल कितना लेता है? 687 दिन लेता है। अतः शनि जो है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है। इन्होंने ये जो बाकी 3 ऑप्शन थे उनका भी आपको टाइम दे दिया। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा किसका टाइम कितना है। अब है क्वेश्चन नंबर 16, अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो अटाकामा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। अटाकामा जो रेगिस्तान है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यह चिली के उत्तरी भाग में कार्डिलेटा ऑक्सीडेंटल के पश्चिम मकर रेखा पर स्थित एक तटवर्ती उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थल है। यहाँ विश्व का एक बड़ा नाइट्रेट भंडारण है। यहाँ नमक भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो देखो महाद्वीप ऐसा कौन सा है जो सबसे अधिक सर्वाधिक भूमि है प्रति व्यक्ति के हिसाब से बताना है। तो देखो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है। यहाँ प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक। अब देखो एक जाहिर सी बात है, जहाँ
अगर ऑस्ट्रेलिया छोटा भी है तो उसके अंदर जनसंख्या भी कम है। तो देखो, अगर इतनी जनसंख्या है तो एक इंसान के पास ज़्यादा ज़मीन आएगी। तो इस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया है वो छोटा होने के कारण भी वहाँ प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। इसमें विश्व का, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सभी को ये इजी सा क्वेश्चन पता ही होगा कि जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो क्या है? सहारा रेगिस्तान। और भारत का कौन सा है रेगिस्तान सबसे बड़ा? थार रेगिस्तान। ठीक है, तो अभी जो विश्व का है वो सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, जिसका क्षेत्रफल देखो कितना ज़्यादा इसका क्षेत्रफल है, करीब करीब आपका 84 लाख किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। और यह अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मारितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को आदि क्षेत्रों में विस्तृत है। तो इन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। अब देखो, लवणता की जो सर्वाधिक मात्रा है जिसमें पाई जाती है वह है, ऐसा कौन सा सागर है जहाँ सबसे ज्यादा लवण पाया जाता है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, भूमध्य या फिर मृत? देखो, मृत सागर। अब देखो, इसमें एक फैक्ट है, लवणता की सर्वाधिक मात्रा मृत सागर में पाई जाती है। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थ क्षार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। जल की औसत लवणता लगभग 35,000 होती है। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 10 से 30 डिग्री के दक्षिणी अक्षांशों के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। और इस सागर में अगर कोई व्यक्ति डूब जाए तो वो ऊपर तैरने लगता है। किस लिए? क्योंकि उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं, नाम बताना है। तो शंकुधारी कहाँ पाए जाते हैं सबसे ज्यादा? शीतोष्ण क्षेत्र में, टेम्परेट रीजन में। शंकुधारी वन मुख्यतः शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 21 है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? जो बात गलत है वो बतानी है। तो देखो, सबसे दूसरा देख लेते हैं, भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, बिल्कुल सही बात। 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ की हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं अपने क्षेत्र से, कहाँ जाते हैं? दिल्ली में। अब देखो, जो फर्स्ट वाला है ना, भारत में विश्व की जनसंख्या 18.5% जनसंख्या है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर जनगणना 2011 की बात की जाए तो 17.5% जनसंख्या भारत में विश्व की निवास करती है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक डिटेल दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल देख सकते हो कि 2011 के अनुसार 17.5% ही जनसंख्या निवास करती है भारत में। और भारत की कुल 21 करोड़ जनसंख्या है, सही है। 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई है, सही है। और दिल्ली का जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक है। ठीक है, तो अतः कथन ए सही नहीं था हमारा। अब देखो, विश्व जनसंख्या दिवस की तिथि बतानी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1987 को 5 अरब तक पहुंच गया, इसलिए इस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2011 को विश्व की कुल जनसंख्या 7 अरब हो गई। ठीक है, 2011 का ये आंकड़ा बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? तो 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी को हटाने का एक बड़ा कार्यक्रम था। 1976 में लाया गया, परंतु इसकी शुरुआत कब से हुई? 1980 से हुई। इसे गांधी जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 1980 को की गई होगी इसका मतलब। तो देखो, अब क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? तो ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट पर कौन सी यहाँ पे कथन असत्य होगा? जलवायु परिवर्तन होता है, नकद फसलों पर बल, आर्थिक सहायता में कटौती, आय असमानता में वृद्धि। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन वैश्वीकरण का परिणाम नहीं है, जबकि नकद फसलों पर बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती आदि वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभाव हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, विजया बैंक
या फिर आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, यह एक निजी बैंक है, यानी कि ये प्राइवेट बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन जो देना बैंक है, विजया बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है। नाम से ही आपको पता चल जा रहा होगा ये राष्ट्रीयकृत बैंक है, सरकारी बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 मई 1994 को आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी, 17 मई 1994। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बड़ौदा, गुजरात में है। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो फ्रेंड्स, हाइग्रोमीटर से वातावरणीय नमी, आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की अपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। और वायु के वेग का मापन किससे किया जाता है? एनीमोमीटर। उच्च दाब का किससे? पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण, पायरोमीटर या फिर पूर्ण विकिरण उत्तमापी की सहायता से किया जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? तो देखो 0 से लेकर 100 डिग्री तक पहुंचाने के लिए कितनी होती है? 620 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 620 कैलोरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो आपने बचपन में पढ़ा होगा स्कूल में कि जब अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, तब प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना इसीलिए जल्दी बनता है। अब जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो रही है, इसलिए मैं इस वाली वीडियो में 30 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करवा रही हूँ। बाकी के आगे के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, काफ़ी लेंथी वीडियो हो रही है। तो देखो यहाँ पे अगर आपको प्रेशर कुकर वाला एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप इसको पढ़ लेना, जो मैंने आपको बताया कि कुकर के अंदर पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जो बढ़ जाता है, इसलिए उसमें प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 29, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेटिना। ठीक है, दृष्टिपटल, रेटिना कहा जाता है। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। और मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनने से उसके दृष्टि पटल पर ही प्रतिबिंब बनता है। रेटिना की पिछले पर्दे को आइरिस कहते हैं, जो आंख में जाने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वे कौन से मूल वर्ण हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? कौन कौन से वो कलर्स हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और नीला। ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB। ठीक है, BRG कैसे भी याद रख लेना आप कि लाल, हरा और नीला, तो ये 3 कलर होते हैं जिनसे टीवी के पर्दे पर रंगीन कलर प्रस्तुत होते हैं। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लो। प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा, नीला। इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स भी कहा जाता है। इनको मिलाने से द्वितीय रंग, सेकेंडरी जो कलर होते हैं, आपने पढ़े होंगे प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं। तो इनको मिलाने से पीला और मैजेंटा कलर का निर्माण होता है। एक प्राथमिक एवं द्वितीय रंग के जोड़े को एक दूसरे का पूरक रंग भी कहा जाता है। सभी प्राथमिक रंगों अथवा सभी द्वितीय रंगों को मिलाने पर सफेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके UKPSC में आए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और इसी तरह से आपके क्वेश्चन आने वाले फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल और पटवारी लेखपाल के एग्जाम में भी बन सकते हैं। तो आप इनको अच्छी तरह देख लेना और इसी तरह के क्वेश्चन की भी आप प्रैक्टिस करना। और अभी जो टाइम चल रहा है उसमें आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए, आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज बढ़ जाएगा और एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपको हो रहा होगा कि कैसा एग्ज़ाम आपका आने वाला है। तो इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से ही कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इन्हीं के जैसे आ सकते हैं, इन्हीं से रिलेटेड आ सकते हैं, तो इनको आप ज़रूर देखना। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।